राहुल गांव छोड़कर दिल्ली नौकरी के सिलसिले में आ जाता है। राहुल उधर एक कंपनी में नौकरी कर ही रहा होता है। एक दिन राहुल जब ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी उसका फोन बजता है। हेलो, कौन? फोन से आवाज आती है। सर, मैं आशी बात कर रही हूँ, क इंडस्ट्रीज से। ये सुनकर राहुल बहुत खुश हो जाता है। हाँ मैडम, बोलिए। राहुल, हमारे यहाँ पर एक वैकेंसी है जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और आपकी प्रोफाइल से मैच करती हुई ही है। जी मैडम, बताइए। ये वैकेंसी मुंबई में है, आपको मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है मैडम। देखते ही देखते राहुल उस नई कंपनी का इंटरव्यू क्लियर कर देता है और मुंबई चला जाता है। राहुल को थोड़े दिन के लिए उसकी कंपनी वाले होटल देते हैं, पर कुछ ही दिनों में राहुल को एक घर में शिफ्ट होना था। देखते ही देखते राहुल को एक अपार्टमेंट में एक रूम मिल जाता है जो खाली होता है। राहुल उधर अपना सारा सामान शिफ्ट करके बैठा ही होता है कि तभी उसका फोन बज जाता है। वो अपनी स्क्रीन पर देखता है तो उसकी माँ का फोन आ रहा होता है। हेलो माँ। हेलो बेटा। माँ, मैं शिफ्ट हो गया हूँ नए अपार्टमेंट में। इतनी जल्दी? अभी 2 दिन पहले तो तुम कमरा ही देख रहे थे। वो हुआ यूँ माँ, यहाँ पर इस कमरे के मालिक को जल्दी जाना था विदेश, इसलिए उन्होंने मुझे ये कमरा जल्दी दे दिया। क्या ये वही कमरा है जो तुम 2 दिन पहले देख कर आए थे? जी माँ। ये सुनकर राहुल की माँ बहुत डर जाती है। अरे बेटा, वो जगह ठीक नहीं है, उस जगह भूतों का वास है। अरे माँ, ये आपको किसने बोला? तेरे चाचा का बेटा है ना मोनू, मैंने उससे बात की थी और जगह बताई थी। उसने बताया कि वो जगह ठीक नहीं है, उधर आए दिन कुछ न कुछ घटना होती रहती है। राहुल अपनी माँ को तसल्ली देता हुआ। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने यहाँ जांच पड़ताल कर ली है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पर मुझे मोनू ने बताया कि वो सोसाइटी भूतिया है। ओप्पो माँ, आप ये बेफजूल की बातों में मत आओ। हाँ, मैंने अपने कमरे के ऊपर वाले कमरे को भूतिया सुना नहीं, पर मेरा कमरा ठीक है। बेटा, ये बुरी शक्तियों का प्रभाव आसपास की जगह पर भी छोड़ती है। क्या उस कमरे से दूर कोई कमरा नहीं मिला तुम्हें? माँ, आपको तो पता ही है, मुंबई में किराए का कमरा, वो भी ढंग का, बहुत मुश्किल और महंगा है। इस सोसाइटी में और भी कमरे थे, पर उनके मालिक अभी किराए पर देना नहीं चाहते थे। वहीं मेरे कमरे का मालिक विदेश जा रहा था, इसलिए उसने मुझे कमरा किराए पर और सस्ता दे दिया। काफी शांत इलाका है और यह मेरे कमरे के लिए अच्छा है। ठीक है बेटा, पर जल्दी से जल्दी पूजा करवा लेना, इससे सारी बला दूर रहेंगी। अपना ध्यान रखना बेटा। ये बोलकर माँ ने फोन काट दिया। राहुल ने भी फोन रख दिया और सो गया। राहुल एक इंटीरियर डिजाइनर था और अपना बहुत सा ऑफिस का काम घर से ही किया करता था। अकेले शांति भरी जगह पर उसे नए नए आइडिया आते। बिना किसी बाधा के वो अपना काम किया करता। मुंबई में ऐसी जगह ढूंढना बहुत मुश्किल था। वो जहाँ रहता था वहाँ पर शांति थी। फिर वहाँ कुछ ही दिन में मुंबई मेट्रो का काम चालू हो गया, जिसके कारण उधर बहुत शोर रहता। एक दिन राहुल अपने रूम में बैठा होता है, तभी वो देखता है कि उसका लैपटॉप खुद ब खुद चल रहा होता है। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है कि कहीं सच में इधर भूत तो नहीं है। देखते ही देखते राहुल के साथ अजीबोगरीब वाकये होते हैं। एक दिन राहुल अपना काम कर रहा था, तभी एक बच्चे की बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। जैसे कि बच्चा उस कमरे के बाहर ही रो रहा हो। राहुल बाहर जाकर देखता है, पर उधर कुछ नहीं होता और आवाज एकदम से बंद हो जाती है। राहुल जैसे गेट बंद करता है वैसे ही आवाज आनी शुरू हो जाती है। ये देख राहुल बहुत डर जाता है। ऐसा कैसे और क्यों हो रहा है? राहुल दोबारा गेट खोलता है, फिर से आवाज बंद हो जाती है। ये देख राहुल बहुत डर जाता है। एक दिन राहुल अपने घर पर काम वाली रखने की सोचता है। वो अगले दिन अपने पड़ोसी शर्मा जी का दरवाजा खटखटाता है। वो गेट खोलते हैं। शर्मा जी बहुत अजीब से दिख रहे होते हैं। उनकी आंखें चढ़ी हुई, बिल्कुल लाल और नाखून भी एकदम लंबे। कौन हो भैया आप? जी, मैं आपके साथ वाले कमरे में नया शिफ्ट हुआ हूँ। जी हाँ, बोलिए। मुझे यहाँ काम वाली का पता करना है। आपकी काम वाली किस समय आती है? मैं उससे एक बार बात कर लूंगा जब वो आएगी। जब वो आएगी तो मैं बता दूंगा।
ये देख राहुल बहुत अचंभित होता है। राहुल खुद से बात करते हुए, ऐसे कैसे पड़ोसी हैं ये? ऐसे तो कोई मुंह पर दरवाजा बंद नहीं करता। उसी दिन शाम को राहुल के घर की घंटी बजती है। राहुल दरवाजा खोलता है। वो उधर एक बहुत सुंदर औरत को देखता है। जी, आप कौन? जी, मैं शर्मा जी के घर पर काम करती हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि आपको काम वाली की जरूरत है। राहुल देखकर हैरान हो जाता है कि ये इतनी सुंदर औरत काम वाली कैसे हो सकती है। इसने तो सोना भी बहुत सारा पहना हुआ है। जी जी, हाँ हाँ, मुझे काम करवाना था। जी हाँ, मैं कर दूंगी साहब आपका काम। मैं रोज सुबह जब शर्मा जी का काम करूंगी, करते ही आपके घर आ जाऊंगी। ठीक है। अगले दिन कोमल राहुल के घर का काम करने आती है। कोमल पोछा लगाई रही होती है कि तभी वो देखता है कि कोमल की गर्दन चारों तरफ घूम जाती है। ये देखकर राहुल बहुत डर जाता है। वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है, ये कोमल अंदर ही अंदर ऐसे कैसे कर सकती है। आए दिन राहुल के साथ कोमल को लेकर अजीबोगरीब वाकये होने लगे। एक दिन कोमल झाड़ू लगा रही होती है, तभी राहुल देखता है कि कोमल का हाथ बिल्कुल लंबा हो गया है और उसने पूरा हाथ बेड के नीचे झाड़ू के चक्कर में डाल दिया है। अरे ये क्या कर रही हो तुम कोमल? ये क्या हो रहा है तुम्हारे हाथ को? कोमल का हाथ एकदम ठीक हो जाता है। क्या हुआ साहब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं आप सपने तो नहीं देखने लग गए? कोमल ये बोलती है और जोर जोर से हंसने लग जाती है। राहुल सोच में पड़ जाता है कि उसके साथ ऐसी अजीब हरकतें क्यों हो रही हैं। वो सोचता है कि वो कल से रोज सुबह उठकर पूजा करेगा। अगले दिन राहुल सुबह उठता है, तभी उसके घर की घंटी बजती है। राहुल दरवाजा खोलता है। अरे कोमल, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? आज शर्मा जी के यहाँ काम करने नहीं गई क्या? अरे साहब, मैंने सोचा कि आज आपके घर का काम कर दूं पहले। ठीक है, तुम काम करो, इतने में मैं नहा लेता हूँ। राहुल नहाकर पूजा करने लगता है। ये देखकर कोमल बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? ये पूजा उजा में कुछ नहीं रखा। ये सुनकर राहुल बहुत हैरान हो जाता है कि आखिर कोमल ऐसा क्यों कह रही है। कोमल पूरी कोशिश करती है कि राहुल पूजा ना करे। राहुल कोमल की ना सुनते हुए वहाँ जैसे ही मंदिर में दीपक जलाने लगता है, तभी कोमल राहुल को जोर से धक्का देकर पीछे गिरा देती है। अरे कोमल, तुम मुझे पूजा क्यों नहीं करने दे रही? कोमल तभी चुड़ैल का रूप ले लेती है। तू कैसे करेगा पूजा? मैं भी देखती हूँ आज। तुझको समझ में नहीं आ रहा कि तेरी पूजा करने से मुझे कितनी तकलीफ होगी। मेरी शक्तियाँ कम होती हैं तुम जैसे आदमियों की पूजा करने से। तू पूजा करेगा उससे पहले मैं तुझे जिंदा मार दूंगी। राहुल जोर से दरवाजे की तरफ भागता है और शर्मा जी के घर की घंटी बजाता है। शर्मा जी, कोई है? कोई है? मुझे बचा लो शर्मा जी, मुझे बचा लो। तभी शर्मा जी अपने घर का दरवाजा खोलते हैं। क्या हुआ राहुल? वो कोमल, वो कोमल, कोमल, वो कोमल, कोमल। क्या हुआ कोमल को? वो चुड़ैल है, वो चुड़ैल है। राहुल ये बात बोलता है, इतने में ही शर्मा जी अपने भूतों के अवतार में आ जाते हैं। हाँ, कोमल भूत है। वो मेरी ही पत्नी है। मैंने उसे तेरे पास तुझे मारने के लिए भेजा था। आज तेरा सर्वनाश होगा। ये देख राहुल और भी डर जाता है। उसे बस एक ही उपाय समझ में आता है कि वो कैसे भी करके अपने कमरे में जाए और मंदिर का दीपक जलाए। राहुल फिर से अपने कमरे की तरफ भागता है। उसके पीछे कोमल और शर्मा जी भी उसका पीछा करते हैं। राहुल अपने कमरे में जाने के साथ ही अपने मंदिर का दीपक जला देता है और हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। ये देखकर शर्मा जी और कोमल बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे, इसने ये क्या कर दिया? अब हम इसके पास नहीं जा सकते। ये पूजा करनी बंद करेगा, तभी हम इसे अपने जाल में ला सकते हैं। राहुल फोन कर अपनी माँ को सारी बात बताता है। उसकी माँ उस कमरे में हवन करवाने को बोलती है। राहुल अगले ही दिन अपने कमरे में हवन करवाता है। उसके बाद राहुल को वो भूत या चुड़ैल का कोई साया नजर नहीं आता। एक बार एक गांव में दिनेश नाम का आदमी अपनी दूसरी पत्नी सीमा और 2 बच्चों प्रीति और प्रिया के साथ रहता था। उसकी दूसरी पत्नी सीमा बहुत ही क्रूर थी। वो प्रीति और प्रिया को अक्सर मारती पीटती
और उन्हें खाना भी नहीं देती थी। अरे ओ महारानियों, सुबह से तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ क्या? जिंदगी भर यही काम करना है? चलो इसे खत्म करो और कपड़े धो दो। इतना खाती हैं और जरा सा काम इनसे नहीं होता। मौका मिल जाए तो नमक के साथ मुझे भी खा जाए, भुक्कड़ कहीं की। सीमा की इस बात पर प्रीति को गुस्सा आ जाता है। माँ, अगर आप हमसे ऐसे ही बात करोगे तो हम पिताजी से आपकी शिकायत करेंगे। पिताजी से शिकायत करेंगे? तेरा बाप मेरा क्या उखाड़ लेगा? वैसे भी तो वो चूहे से कम नहीं है। फिर प्रीति और प्रिया अपने कमरे में चली जाती हैं। आज हमारी माँ जिंदा होती तो हमारे साथ ऐसा जानवरों जैसा सलूक ना होता। माँ, तुम कहाँ हो माँ? सही कह रही हो प्रीति दीदी, लेकिन हमारे पिताजी भी हमारा साथ नहीं देते। पता नहीं सौतेली माँ ने क्या कर दिया है उन्हें भी। इन दोनों लड़कियों के पर निकल आए हैं। इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। आज ही अपनी बहन सविता को बुलाती हूँ और इनको ठीक करती हूँ। अगले दिन सीमा के बुलाने पर सविता घर पर आ जाती है और फिर सीमा उसे सारी बात बताती है। सीमा बहन, ये तो किसी विद्रोह की खुशबू आ रही है। अगर जल्दी ही इन्हें ठीक नहीं किया तो ये कल को तेरे सिर पर बैठेंगी और तुझे नौकरानी बना देंगी। फिर सविता सीमा को एक योजना बताती है। योजना के अनुसार जब प्रीति और प्रिया सो रही होती हैं, तभी सीमा प्रीति को चुपके से उठा लेती है और घर के बाहर बने कुएं पर ले जाती है। प्रीति एकदम से जाग जाती है। माँ, मुझे यहाँ क्यों ले आई हो? और सविता मौसी क्या कर रही है? आज तुझे सबक सीखना है। बहुत मुंह चलाती है ना? मेरी प्यारी बहना से बहस करेगी? ऐसा कहकर सविता प्रीति को मारने लगती है और फिर कुएं में लटका देती है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी आपसे बहस नहीं करूंगी। मुझे कुएं से बाहर निकालो। माँ, मेरे हाथ छूट जाएंगे तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मजा आ गया सविता बहन। टंगे रहने दो थोड़ी देर और, अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। लेकिन तभी प्रीति का हाथ छूट जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। अरे सविता, ये लड़की तो कुएं में गिर गई। ये जिंदा नहीं बचेगी। हाँ, तुझे तैरना आता है तो बचा ले, मुझे तो नहीं आता। चुप बैठ, मरने दे। वैसे भी तेरा एक दुश्मन ही कम हो रहा है। इसके बाद सीमा और सविता दोनों वहाँ से चली जाती हैं। उधर अगले दिन प्रीति को अपने पास ना पाकर प्रिया रोते हुए अपने पिता दिनेश के पास जाती है। पिताजी, प्रीति दीदी कल से लापता है, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ ठीक है बेटी, मैं अभी देखता हूँ कहाँ है वो, तुम रो मत। तभी सीमा और सविता वहाँ आ जाती हैं। इन लड़कियों के तमाशे से तो मैं दुखी हो गई हूँ। जब देखो नया ड्रामा। चलो अपना काम करो, बहाने पास कहेंगी। उधर रात तक भी प्रीति को अपने पास ना पाकर प्रिया रोने लगती है। दीदी, प्रीति दीदी तुम कहाँ चली गई? पहले माँ चली गई मुझे छोड़कर, फिर आप भी। पहले पापा तो पहले ही नहीं माँ के गुलाम है। आप कहाँ हो प्रीति दीदी? आपके अलावा कोई भी तो नहीं है मेरा यहाँ। जहाँ भी हो आप आ जाओ प्रीति दीदी। तभी प्रीति की आत्मा वहाँ आ जाती है। पानी में गिरने की वजह से वो बहुत ही डरावनी दिख रही होती है। आप कौन है और मेरे कमरे में कैसे आ गई? बहन, तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं तेरी बहन प्रीति हूँ। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मेरी प्रीति बहन तो मुझे कितना प्यार करती है। वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। आप कोई और हो। नहीं, मैं तेरी प्यारी बहन प्रीति ही हूँ। इन दुष्टों ने उस रात मुझे मार। फिर चुड़ैल प्रिया को रात वाली सारी बात बताती है, जिसे सुनकर, दीदी, इन दुष्टों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। आप इन्हें मत छोड़ना। बहन मारना हो तो मैं इन्हें एक बार में मार दूं, लेकिन इन्हें इनके किए की सजा इतनी जल्दी नहीं दूंगी। इन्हें मैं भी तड़पाऊंगी फिर मारूंगी। बस तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर चुड़ैल प्रिया को सारी योजना समझाती है। अगले दिन सुबह प्रिया घर के काम कर रही होती है, तभी सविता वहाँ आती है। क्या हुआ महारानी? आ जाएगी तेरी बहन। चल घर के काम जल्दी से खत्म कर तो रही हूँ। अब क्या मशीन बन जाऊँ? ये सुनकर सविता को गुस्सा आ जाता है और वो प्रिया को मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन तभी चुड़ैल आकर उसे अड़ंगी लगा देती है। सविता जोर से नीचे गिर जाती है। अरे मर गई रे, हाय मेरी कमर। मेरे तो कूल्हे टूट गए। ओह, ये किसने टांग मारी मुझे? ये सब तेरी वजह से हुआ है लड़की, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी सीमा वहाँ आ जाती है। अरे सविता बहन, क्या हुआ? तुम कैसे गिर गई? चलो मेरे साथ अपने कमरे में। फिर सीमा सविता को उसके कमरे में लेकर जाती है। उधर रात में प्रिया चुड़ैल से बातें करती है।
दीदी क्या सबक सिखाया आपने इस दुष्ट को, मजा आ गया। तुझे ऐसे देखकर मुझे कितनी खुशी मिलती है बहन, मैं तुझे बता नहीं सकती। लेकिन तुम्हें अब मजबूत होना होगा, क्योंकि एक न एक दिन तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी बहन। पहले माँ भी चली गई और अब तुम। नहीं नहीं। ऐसा कहकर प्रिया चुड़ैल से लिपट जाती है और सो जाती है। अगले दिन सुबह सीमा प्रिया को अपने पास बुलाती है। सच सच बता प्रिया, सविता नीचे कैसे गिरी? क्या चल रहा है इस घर में? कल रात को तेरे कमरे से आवाजें आ रही थी, सच बोल किससे बातें कर रही थी? लेकिन प्रिया उसे कुछ नहीं बताती है और वहाँ से चली जाती है। उसी रात चुड़ैल सविता के कमरे में आती है और उसके टूटे हुए पैर को पकड़ लेती है। क्या हुआ सविता मौसी? बहुत दर्द हो रहा है। हाँ दर्द तो हो रहा है, लेकिन तुम हो कौन और मुझे ऐसे क्यों पकड़ रखा है? क्या मौसी, मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी बेटी प्रीति हूँ। नहीं, तुम जिंदा कैसे हो गई? नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। हम चुड़ैल हैं मौसी, इंसान नहीं जो झूठ बोले। चलो, वैसे भी आपका इस दुनिया में टाइम खत्म हो गया है। ऐसा कहकर चुड़ैल सविता को उठा लेती है और ले जाकर उसी कुएं में डाल देती है। तैरना ना आने की वजह से सविता की मौत हो जाती है। वहीं अगले दिन सविता को घर पर ना पाकर सीमा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। सच सच बोल प्रिया, मेरी बहन कहाँ है? तुझे पता है मेरी बहन कहाँ गई? सच बता, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बता। अरे सीमा, तुम ये क्या कर रही हो? भला इस बच्ची को क्या पता कि तुम्हारी बहन कहाँ गई? तुम हटो बीच में से। कल इसके कमरे से हंसने की आवाजें आ रही थी और कल रात से ही मेरी बहन गायब है। इसे सब पता है, मैं इसका टेटुआ दबा दूंगी। जैसे ही सीमा प्रिया को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी चुड़ैल कमरे में आ जाती है। चुड़ैल तो मैं हूँ माँ, तुम चुड़ैलों वाली हरकतें क्यों कर रही हो? और रही प्रिया को मारने की बात, तो मेरे रहते इसे छुआ भी तो मैं तुझे अभी यही मार दूंगी। कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज तो प्रीति जैसी लग रही है। सही कहा, मैं प्रीति ही हूँ जिसे तूने कुएं में फेंक कर मार डाला था। ऐसा कहकर चुड़ैल सीमा को उठा लेती है और कुएं में लटका देती है। बहन छोड़ दो इसे, ये जैसी भी है हमारी माँ है, हम इसको कैसे मार सकते हैं? लेकिन प्रीति प्रिया की कोई बात नहीं सुनती और सीमा को कुएं में फेंक देती है। सुपरमार्केट में मॉर्निंग में रॉबरी हो जाती है। मार्ट का ओनर डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है। मेहुल भी मार्ट आ जाता है। ओनर मेहुल को बताता है सुबह वो रिसेप्शन में खड़ा था, एक शख्स उसके सर पे हिट करता है और सारे पैसे लेके फरार हो जाता है। ये बात सुनने के बाद मेहुल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और मार्ट में मौजूद सारे एम्प्लॉय से इन्वेस्टिगेशन करता है। फर्स्ट एम्प्लॉय मेहुल को बताता है, सर मैं तो सफाई कर रहा था, मुझे तो चोरी के बारे में कुछ नहीं पता। सेकंड एम्प्लॉय मेहुल को बताता है, सर मैं तो कस्टमर के साथ बिजी था, मुझे भी रॉबरी के बारे में कुछ नहीं पता। थर्ड एम्प्लॉय मेहुल को बताता है, सर मैं लंच करने के लिए घर गया हुआ था, मुझे भी रॉबरी के बारे में कुछ नहीं पता। इन तीनों एम्प्लॉइज के स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है इन तीनों में से चोर कौन है। दोस्तों, क्या आप इन तीनों के स्टेटमेंट सुनने के बाद बता सकते हो इन तीनों में से चोर कौन है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों एम्प्लॉइज में से चोर ऑप्शन 3 है। ऑप्शन 3 ने कहा था वो लंच करने गया हुआ था, जबकि मॉर्निंग में कोई लंच नहीं होता, इसलिए मेहुल समझ जाता है ऑप्शन 3 एम्प्लॉइज झूठ कह रहा है और उसे अरेस्ट कर लेता है।